2024 के पहले उस इंडिया को टकराने के लिए ये इस इंडिया को जलाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्लेषण विद वानखड़े में। मैं अशोक वानखड़े। पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव है और अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेकर है। वैसे तो हमारे संसदीय प्रणाली की परंपरा रही है कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सारे बिल साइड को रख के पहले सरकार अपने दम पे विश्वास बताती है और फिर बाकी बिल क्लियर होते हैं। लेकिन 2014 से लेकर हमने देखा कि कई परंपराएं ध्वस्त हो गई है। उसमें यह परंपरा भी है कि अविश्वास प्रस्ताव भले ही आप लाएं, हम तो वही करेंगे जो हमको करना है। शायद इस बार हो सकता है कि पहली बार ऐसा होता कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा भी नहीं होती, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर का पिटारा खोल दिया। मणिपुर के मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय डे टू डे हियरिंग कर मणिपुर का नग्न सत्य जब लोगों के सामने ला रहा है, तो शर्मा शर्मी में पार्लियामेंट में भी अब 8-9 को बहस होगी और 10 तारीख को इसका कंक्लूजन होगा। 11 तारीख को तो पार्लियामेंट वैसे भी बंद होने जाती, मतलब सिनेडाय होगी, सदन समाप्त होगा अगले सेशन तक के लिए। सिनेडाय मतलब सदन अगले सीजन के अगले सेशन के तक सदन स्थगित रहेगा। अब इस पूरे मसले पे सवाल है, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे क्या? क्योंकि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री जिलेबी जिलेबी तो नहीं कर सकते, मणिपुर के मामले में लब्बाजी तो नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो बातें हुई है, जो सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो जवाब तलब किए और जो जवाब मिले हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ही अब प्रधानमंत्री जी को अपना वक्तव्य करना होगा। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को एक फ्रेम तय हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के इस डे टू डे हियरिंग ने उस फ्रेम को और कसावट लाई है। अब उसी के बीच प्रधानमंत्री जी को उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे जो सवाल सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है मणिपुर के प्रशासन से, केंद्र सरकार से, और विपक्ष पूछ रहा है सत्ता पक्ष से। मणिपुर जल क्यों रहा है? 3 महीने मणिपुर जला शासन क्या कर रहा है? 4 मई का इंसिडेंस के लिए जुलाई तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? 6000 एफआईआर दर्ज है तो फिर अरेस्ट क्यों नहीं होती? 12,000 लोगों की प्रिकॉशनरी अरेस्ट तो हो जाती है, लेकिन मुजरिमों की अरेस्ट क्यों नहीं होती? हथियार कैसे लूटे गए? लूटे गए सोफिस्टिकेटेड हथियार, हाईटेक हथियार आम जनता कैसी चला रही है? बहुसंख्यकों के हाथ में ज्यादा हथियार कैसे पहुंच गए? ऐसे तमाम सवाल है जिसके जवाब सरकार दे नहीं पाएगी। लोग अक्सर कहते थे 2014 में कि गुजरात का एक मॉडल है जो मोदी जी लेके आएंगे और देश में खुशहाली की लहर उठेगी। तब शायद आम जनता गुजरात के मॉडल के तौर पे गुजरात के विकास को देख रही थी। हालांकि तब भी गुजरात का मॉडल तथा कथित जो विकास बताया जा रहा था वो ढकोसला था, लेकिन बोलने वाले, सच्चाई बोलने वाले कम होते हैं और जब झूठ बोलने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो सच्चाई की आवाज दब जाती है। अब लोगों को समझ में आ गया 2014 का जो गुजरात का मॉडल है वो अब आपको जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में दिख रहा है, वह आपको नूह में दिख रहा है, वो आपको मेरठ में दिखता है, वो आपको गुड़गांव में दिख रहा है, वो आपको बजरंग दल के कॉल में दिख रहा है, वो विश्व हिंदू परिषद में कि जो वक्तव्य है उसमें दिखाई देता है, 80 बनाम 20 में दिखाई देता है। वो गुजरात का मॉडल हलाल और झटके में दिखाई देता है, हिजाब में दिखाई देता है, कब्रिस्तान शमशान में दिखाई देता है। अब 2024 के चुनाव की जब रणनीति आप तय करते हैं और जब देखते हैं कि सामने विपक्ष एक बड़े गठबंधन के तहत सामने आया है जिसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया होता है, अब इंडिया से टक्कर कैसे लेंगे? आपने आंकड़ों में तो खेल कर लिया, आपके पास 25 तो हमारे पास 38।
लेकिन उन 38 के 38 नाम यदि मैं जेपी नड्डा जी को पूछूं, पार्टी के अध्यक्ष को, या मोदी जी को पूछूं, तो 38 पार्टियों के नाम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जिनका वजूद ही नहीं उनके नाम कैसे याद रखेंगे। लेकिन 38 आंकड़ा तो बड़ा हो गया। अब इस 38 से उस 26 का मुकाबला हो नहीं सकता, क्योंकि मत प्रतिशत भी यदि देखें तो इस 38 के पास बीजेपी छोड़ के जो 37 है, उनके टोटल 2019 में मिले हुए मतदान को यदि हम इकट्ठा करें तो 1 करोड़ बड़े मुश्किल से होते हैं, या 2 करोड़ तक पहुंच जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और जो इंडिया का जो गठबंधन है, उसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी 12 करोड़ के साथ बाहर निकाल दो, तो बाकी बचे हुए जो दल है 24, उनका आंकड़ा 13 करोड़ से ज्यादा है, वजूद वाली पार्टियां हैं। अब उस इंडिया का मुकाबला एनडीए कैसा करेगा? तो फिर सेट फॉर्मूला है, जब सारे अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते तो फिर ब्रह्मास्त्र निकाला जाता है, और वो ब्रह्मास्त्र है हिंदू मुसलमान। और उसी ब्रह्मास्त्र का फिर से एक बार उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी के तहत ये सिस्टमैटिक पैटर्न है, ये 2024 की तैयारी है। हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों की वजह से हम खतरे में हैं, हिंदुओं को बचाओ, अपनी बहु बेटियों को बचाओ, ये नारे लग रहे हैं। क्या अंधभक्त पैदा करके आप आत्मघाती दस्ते बना रहे हैं? चेतन सिंह नाम के एक जवान ने जो फायरिंग किया, वो इसलिए फायरिंग किया कि वो वाद विवाद कर रहे थे ट्रेन में, मोदी जी और योगी जी की सरकारें ठीक काम नहीं कर रही थी, ऐसा सवाल उठा रहे थे। जब उसके सब इंस्पेक्टर ने कहा कि चलो एक अपना काम राजनीतिक डिस्कशन का नहीं है, चलिए इधर ड्यूटी करिए आप, तो पहले उसको गोली मार दी। उसके बाद उन लोगों को 3 डब्बों में घूम घूम के गोली मारी, और फिर भाषण दिया एक नेता जैसा। इस देश में रहना है, योगी और मोदी को साथ देना होगा। ये अंधभक्ति की पराकाष्ठा है। और यही चेतन सिंह कल आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में यदि टिकट पा ले बीजेपी का, तो आश्चर्य नहीं होगा। बिल्किस बानो के, जिसने बिजली बानो पे व्यभिचार किया, उसके साथ सामूहिक व्यभिचार, उसकी इस्मत लूटी, उसकी बच्ची को सबके सामने पटक पटक के मार दिया, उसके घर वालों के 6 लोगों की हत्या कर दी। और अब आप कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाओ। कुल मिला के यह 2024 की शुरुआत है। 2024 के पहले उस इंडिया को टकराने के लिए ये इस इंडिया को जलाएंगे। यही कारण है कि नूह की घटना ये होने दी गई। पुलवामा, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे वो कहते हैं होने दिया गया। मेरठ में जो होनहार पुलिस एसपी थे, जिन्होंने होने नहीं दिया, तो उनको वहां रहने नहीं दिया, उनका तबादला कर दिया। ये दंगे होते होते क्यों रोके आपने? चले जाइए उधर। क्योंकि कावड़िया अपने निर्धारित रास्ते को छोड़ के मुस्लिम बहुल एरिया में घुसना चाहते थे, और उसने रोका, तो सत्ता पक्ष को नागावार गुजरा। दंगे होते होते रह गए, कैसे हो गए? डबल इंजन की सरकार है तो दंगों में डबल आग, तेल झोंका जाएगा और आग बढ़ाई जाएगी। ये मणिपुर से लक्ष्य हटाने के लिए भी ये दंगे एक हो सकता है, क्योंकि फोकस चेंज करना 2014 से इस सरकार का निरंतर एक विषय रहा है। नोटबंदी की तब यह बताया गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला पैसा बाहर आ जाएगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब आपने देखा कि ये कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए नोटबंदी हो गई। ये फोकस बदलते रहते हैं।
जीएसटी प्लस पास स्लैब का था, जरूरी था, वो मिसफायर हो गया, फोकस बदला। अब जीएसटी का स्लैब 2 पे आ गए, लेकिन ये स्लैब क्यों कम कर दे, अपनी नाकामी थी, इस पे बात नहीं करेंगे। चाइना तो आया ही नहीं हमारे देश में। जब चाइना पीछे गया तो फिर कहा कि चाइना पीछे हमने ढकेल दिया। अरे जब वो आया ही नहीं था तो पीछे कहां से करोगे? क्योंकि फोकस डिफोकस करना है। अभी सारा देश मणिपुर को डिस्कस कर रहा था, अब सारा देश नूह को डिस्कस करेगा, सारा देश गुड़गांव को डिस्कस करेगा, सारा देश दिल्ली के मुहाने पे आए हुए दंगों को डिस्कस करेगा। हम भूल गए मणिपुर। मणिपुर तो जल ही रहा है। मणिपुर का जलना भी क्रिश्चियन कम्युनिटी वर्सेस हिंदुओं का ही झगड़ा है। मैतई वैष्णव है और नागा, कुकी, झुमू, ये ट्राइबल्स कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है। झगड़ा हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन का है, झगड़ा हिंदू वर्सेस मुसलमान का है। झगड़ा होना चाहिए था बेरोजगारी से, झगड़ा होना चाहिए था किसानों की आत्महत्या जो हो रही है उन प्रवृत्ति से, झगड़ा होना चाहिए था अच्छी शिक्षा के लिए, झगड़ा होना चाहिए था बच्चों को पानी, गांव गांव में पीने का पानी मिलने के लिए। प्रधानमंत्री ने जो पहला भाषण दिया लाल किले से, तब उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत दी थी कि क्यों आपस में लड़ रहे हैं, हम दोनों मिलकर महंगाई से लड़े, हम दोनों मिलकर बेरोजगारी से लड़े, हम दोनों मिलकर गरीबी से लड़े, हम दोनों मिलकर क्लाइमेट चेंज से लड़े, हम दोनों मिलकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए लड़े। आज प्रधानमंत्री जी को उन्हीं के शब्द याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्यों हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, क्यों हिंदू क्रिश्चियन लड़ रहे हैं, क्यों हिंदू दलित लड़ रहे हैं, क्यों दलित का बेटा गॉगल नहीं पहन सकता या घोड़ी पे अपनी बारात नहीं निकाल सकता। हम सब मिलके 20%, 80%, सब 100% मिलके बेरोजगार से लड़े, महंगाई से लड़े, गरीबी से लड़े। लेकिन यदि देश संपन्न हुआ, बेरोजगारी समाप्त हो गई, गरीबी हट गई, तो फिर ये शासन में कैसे रहेंगे? इनको नारे लगाने के लिए जवान लोग कहां से आएंगे? फुट सोल्जर जिसको कहते हैं, वो कहां से आएंगे? लोगों को बेरोजगार रखो, खाली आदमी गाड़ी में बैठ के उसको जुलूस में ले जाओ, घर जलाने के काम करो। एक एजेंडे के तहत हो रहा है। 1947 से लेकर आज तक 60 साल, इस देश के 75 साल में से करीब करीब कांग्रेस शासन में रही। कांग्रेस पे आरोप है कि वो मुसलमानों का साथ देती थी। ठीक है, 60 साल उस पार्टी ने राज किया जो मुसलमानों का साथ दे रही थी, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। अब हमारे पास तो 56 इंच के सीने वाली सरकार है, हिंदू ध्वजवाहक, सरसेनापति, विश्व गुरु, हिंदू हृदय सम्राट, ये तमाम लोग हमारे पास हैं। आज जब लोग ये सत्ता में हैं तो फिर हिंदू खतरे में क्यों है? सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर खतरे में इनकी सत्ता है, खतरे में इनका वजूद है, खतरे में इनके किए हुए वादे हैं, खतरे में इनका पकड़ा हुआ झूठ है। खतरे में ये लोग हैं, इसलिए हिंदू खतरे में है। खतरे में ये लोग हैं, इसलिए दलितों के प्रति प्रेम है। 10 तारीख को जवाब सुनने लायक होगा प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी सीधा जवाब देते हैं या फिर जिलेबी जिलेबी इमरती बनाते हैं, या फिर इमरजेंसी, जवाहरलाल नेहरू, देश की आजादी, घोटाला, परिवारवाद पे बात करते हैं। लेकिन नैतिकता तो अभी इनके पास भी नहीं रही। जब घोटालेबाज अजित पवार को गोद में बिठा लिया और परिवारवाद के नाम से जब पासवान के दोनों कुनबे को अपने गोद में बिठा लिया, तो अब कहां परिवारवाद और कौन सा भ्रष्टाचार सर? आपको तो सत्ता पानी है, फिर भ्रष्ट व्यभिचारी भी चल जाते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रयोग है। मणिपुर के ऊपर जो देश का लक्ष्य केंद्रित था, वो लक्ष्य भटकाने का एक प्रयास है। और 2024 की रण की यह शुरुआत है। जब आप चुनाव सीधे नहीं जीत सकते, जब आप रण सीधा नहीं जीत सकते, तो फिर शकुनी अपनी चौसर बिछाता है
और फांसे फेंकता है। ये शकुनी काल है, जिसे हम अमृत काल कहते हैं। शकुनी ने चौपर छलछल बिठाई है और फांसे फेंक रहा है। ये तो इसकी परिणति तो युद्ध में ही समाप्त होती है, चाहे फांसे शकुनी फेंके या कोई और। अंतिम युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा और विजय सत्य की होगी। तो 2024 की तैयारी सत्ता पक्ष इस रूप में कर रहा है। इंडिया क्या इस इंडिया को जलने से बचाएगा? अहम सवाल यह है। फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।